Assalamu alaikum students. Students, hope you all are fine and taking all lectures attentively. Students, our today's lecture is from chapter number 24, Evolution, and its second lecture, Evidences of Evolution. Evolution leaves observable signs. Darwin's theory of evolution was mainly based on the evidence from the geographical distribution of species and from the fossil record. Students, Darwin's theory of evolution is based on two important things: geographical distribution of species and the fossil record. So these two important observation will provide different evidences for for main observations of Darwin's theory of natural selection. However, there have been many evidences as biology progressed. New discoveries continue to validate the evolutionary view of the life. Let's discuss now some of the evidences. First evidence is biogeography. It was the geographical distribution of the species, biogeography, that first suggested the idea of the evolution to the Darwin. डार्विन ने, क्योंकि उसने बीगल पे उसने वर्ल्ड टूर किया था और उसमें उसने बहुत सारी जो हैं आइलैंड्स और कंट्रीज और उनकी उसने स्पीशीज जो थी उनको स्टडी किया था और उसने फोसिल स्टडी किए थे। तो मेन जो उसको सबसे ज्यादा जो सबसे पहली एविडेंस जो उसको मिल रही थी वो बायोजियोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से मिल रही थी। आइलैंड्स हैव मैनी स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेमिक। एंडेमिक बोलते हैं नेटिव को, जो एक ही एरिया में रहने वाली हो, दैट आर एंडेमिक बट क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीशीज ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड। डार्विन ने बहुत सारी ऐसे स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की आइलैंड्स पर देखी थी जो जस्ट आइलैंड्स की उस आइलैंड की ही नेटिव थी, लेकिन उनका क्लोज रिलेशनशिप था, वो क्लोज रिजेंबल करती थी साथ साथ वाले जो दूसरे आइलैंड्स थे उनके साथ। कंसीडर आर्माडिलोज, फॉर एग्जांपल आर्माडिलोज जो अभी भी ये मौजूद हैं आर्म्ड में, ये बेसिकली मैमल्स हैं जो अमेरिकन ओरिजिन के ही हैं, अमेरिका में ही ये पाए जाते हैं। तो इनको अगर कंसीडर किया गया आर आर्मोर्ड मैमल्स दैट लिव ओनली इन अमेरिका। फॉर एग्जांपल अगर अब इनको देखें तो ये आर्म्ड मैमल्स हैं जो अमेरिका में हैं। जैसे ये आपको आर्माडिलो एक नजर आ रहा है, तो ये इसका ये ऊपर एक हॉल है, इसकी बॉडी जो है ये जस्ट वहीं के ही नेटिव है और ये हैं भी मैमल्स। द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ द बायोजियोग्राफी प्रेडिक्ट्स दैट contemporary armadillos are modified descendants of the earlier species that occupied these continents. तो ये जो आर्माडिलोस जो अब आजकल जो ये नजर आते हैं वहाँ पे अमेरिका में जो इनका ओरिजिन है, तो ये कहते हैं कि ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ की जो उस कॉन्टिनेंट की उस जगह की उस एरिया की जो अर्लियर स्पीशीज थी ये उन्हीं की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। एंड द फॉसिल रिकॉर्ड कंफर्म्स दैट सच एंसेस्टर्स एग्जिस्टेड, और इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं आर्माडिलो के एंसेस्टर्स के। तो ये जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो उसी एरिया की ही नेटिव होती हैं लेकिन दूसरे एरियाज के साथ उनकी रिजेम्बलेंसेस हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो जस्ट वहीं की नेटिव हैं और किसी और एरिया से उनकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आर्माडिलो है, इनके एंसेस्टर वहीं पे अमेरिका में ही मिलते हैं। सो बायोजियोग्राफी जो है ये मेन एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस की। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस इज फॉसिल रिकॉर्ड, द सक्सेशन ऑफ फॉसिल फॉर्म्स। सक्सेशन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर कोई भी जितने भी जो सिमिलर टाइप के जो जितने भी थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, उनके नंबर को हम सक्सेशन बोलते हैं। या किसी भी चीज में जो आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट होती है, तो ये सिमिलैरिटी, यहाँ पर आप इसका सिमिलैरिटी से मीनिंग लेंगे। The succession of fossil forms is a strong evidence in favor of the evolution. तो जो fossils हैं, इन fossils के का जो मिलना है, इनका जो रिकॉर्ड है, ये सारा का सारा ये जो एविडेंस है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जिसको हम डिनाई नहीं फिर कर सकते हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड होता है, क्लियर एविडेंस होती है। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिकॉर्ड इन अ कंप्लीट सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। For instance, evidence from the biochemistry, molecular biology, and cell biology places prokaryotes as the ancestors of all life and predicts that bacteria should precede all eukaryotic life in the fossil record.
Indeed, the oldest known fossils are prokaryotes. ये याद रखना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब ये इस चीज की एविडेंसेस देती हैं कि प्रोकैरियोट्स सबसे एंशियंट हैं और एंसेस्टर्स हैं बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के। और जब फोसल मिलता है तो फोसल से वो बात जो होती है उसमें बिल्कुल कोई भी डिनाई फिर नहीं कर सकता कि हाँ अगर ओल्डेस्ट फोसल है वो में रिकॉर्ड मिल गया, तो फोसल की एविडेंस बाकी हर तरह की एविडेंस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर की जाएगी और फिर इसी बात को कंफर्म किया जाता है, क्योंकि ओल्डेस्ट फोसल्स भी हमें प्रोकैरियोट्स के ही मिलते हैं। इसीलिए इस बात पर सब एवोल्यूशनिस्ट मुत्तफिक हैं कि सबसे अर्लियर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीसेलुलर बने। और जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फिश बनी। फिशेस में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस हुई तो उनसे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस जो हैं उनसे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए और रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए। तो ये एक सीक्वेंस है एवोल्यूशन का। Another example is the chronological appearance of the different classes of the vertebrates. Chronological appearance क्या है कि अगर हम prehistoric time से इनकी जो appearances हैं वो ये पुरानी जितनी भी उनकी ancient time से अगर historically अगर हम उनका background देखें किसी भी organism की evolution का, वो chronological appearance कहलाती है। vertebrate animals in the fossil record. Fossil fishes the earliest vertebrates, याद रखना है अर्लीस्ट वर्टिब्रेट जो हैं वो फिशेज हैं और उनके फोसल्स जो हैं वो ये बात कंफर्म करते हैं। विद एम्फीबियंस नेक्स्ट, उसके बाद एम्फीबियंस हैं जो हमें एम्फीबियंस के फोसल्स मिलते हैं, उनकी एज जो है वो फिश के फोसल से कम है। एंड देन फॉलोड बाय रेप्टाइल्स एंड देन बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं। ये सारा सीक्वेंस जो है वो हमें ये जो हिस्ट्री जो सारी इनकी क्रोनोलॉजिकल जो ये अपीयरेंस है ये हमें फोसिल्स की वजह से हमें पता चली और वहीं से कंफर्म हुई। दिस सीक्वेंस इज कंसिस्टेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्टिब्रेट डिसेंट। ये जो सीक्वेंस है ये वर्टिब्रेट्स की जितनी भी जो हिस्ट्री है उनके एंसेस्टर टू डिसेंडेंट वाली जो हिस्ट्री है उसी से ही ये सीक्वेंस पता चलता है। The evolution of horse provides an example of such a history, और horse की जो evolution है this is an example of such history. What are fossils? Fossils are actual remains or traces of the organisms that live in ancient geological times. तो फॉसल जो होते हैं वो या ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल रिमेन्स होती हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के एक्चुअल बॉडी पार्ट जस्ट एज सच वही, या ट्रेसेस होते हैं मतलब उनके निशानात हो गए जैसे फुटप्रिंट्स होते हैं, या कहीं पर उनकी बॉडी का जो है वो निशान किसी रॉक के ऊपर, किसी जमीन के ऊपर, कहीं पे निशान किसी भी चीज का, किसी बॉडी पार्ट का या पूरी बॉडी का, वो ट्रेसेस होते हैं। दैट लिव्ड इन एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम, जो एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम में पहले लिविंग थे और आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेड हो गए तो उनके ऊपर सॉइल की जो लेयर्स हैं वो उनके ऊपर आगे से ऊपर उनके ऊपर पड़ती रही और वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो फॉसिल जो थे वो बन गए। द ऑर्गेनिजम्स में बी एम्बेडेड, अब यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं, एक ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व कैसे होता है। द ऑर्गेनिज्म में बी एम्बेडेड इन सैंड, मुख्तलिफ टाइप्स हैं फॉसिल्स की, या तो वो सैंड, रेजिन या आइस में एम्बेड हुआ हुआ होता है। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल क्या है कि एक ऐसी टाइप है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हुआ हुआ रिजिन्स में, ये मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स की एक्सक्रीशंस होती हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के सैप, सैप भी अगर है तो सैप में भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो सकता है। जैसे कोई इंसेक्ट है, प्लांट का जो सैप है वो बाहर निकला हुआ है, उस सैप में वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरा का पूरा उसी में ही फ्रीज हो गया, उसी में ही वो प्रिजर्व हो गया सैंड में या आइस में। या दूसरा और तरीका क्या है, और एन इम्प्रेशन, या इम्प्रेशन हो सकता है यानी निशान हो सकता है किसी भी रॉक की सरफेस पे, किसी भी चीज की कोई भी सबस्ट्रेट जहां पर वो गिरा या वो जहां पर वो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहीं पर उसका निशान बन जाता है। और कास्ट, या फिर वो कास्ट हो सकती है। कास्ट क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जैसे बोन्स हैं या वुड है प्लांट्स में, वो वो अगर उनका वो दरमियान में से वो डिसॉल्व हो जाए, उनके मिनरल्स जैसे बोन्स में मिनरल्स होते हैं, वुड के अंदर बहुत सारे इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, अगर इस तरह के मिनरल्स उसमें से निकल जाए यानी एम्प्टी स्पेसेस बन जाए बॉडी पार्ट्स में, और वो एम्प्टी स्पेसेस फिर बाद में किसी न किसी चीज से मिनरल्स से फिल अप हो जाए, मिनरल सॉइल से आएंगे, उनसे अगर वो फिल अप हो जाए तो वो एक कास्ट बन जाती है।
इज मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स या फिर कास्ट, यानी या तो वो कोई भी आइस में, रेजन्स में, इसमें एम्बेडेड एम्बेडेड जो होते हैं वो फॉसिल्स बन जाते हैं, या फिर फॉसिल्स इम्प्रेशंस हो जाते हैं, या फिर फॉसिल्स कास्ट के थ्रू बनते हैं। द टिश्यू बीइंग रिप्लेस्ड और पेट्रीफाइड बाय द सिलिका, या पेट्रिफिकेशन से बन जाते हैं। पेट्रिफिकेशन क्या होते हैं कि स्टोनी मटेरियल्स का, यानी जैसे ये कास्ट बन रही है तो स्टोनी मटेरियल्स का उन एम्प्टी स्पेसेस में जो है वो भर जाना, ये पेट्रिफिकेशन होती है। या जैसे सिलिका है या कैल्शियम कार्बोनेट है, में इन इस तरह के जो मिनरल्स हैं उनका आ जाना, तो वो पेट्रिफिकेशन कहलाती है, जिससे कास्ट बनती है। मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, अक्सर फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपको रिमाइंड कराने के लिए कि येलो बॉक्स में जितनी भी चीजें बताएंगे वो सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉसिल्स, कैटेगरीज ऑफ द फॉसिल्स को डिस्कस किया गया है। जैसे ट्रेसिस कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ट्रेसिस क्या होते हैं, किसी भी तरह के निशानात होते हैं। ट्रेस फॉसल इज एनी इनडायरेक्ट एविडेंस लेफ्ट बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की कोई भी इनडायरेक्ट एविडेंस जो रह जाए, जैसे फुटप्रिंट्स हैं, बरोज हैं, उनकी जो बरोज रह जाती हैं कि यहाँ पर रहते थे ऑर्गेनिज्म, बरोज ये बताएंगी। फुटप्रिंट से पता चलेगा कि हाँ ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है, उनके ये निशानात हैं, उनके फॉसिलाइज्ड फीसेस, ये ट्रेसेस कहलाते हैं, ये ट्रेस फॉसिल्स कहलाते हैं। मोल्ड्स या कास्ट क्या होते हैं? मोल्ड क्या होता है कि एक ऐसा इम्प्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इस रॉक की सरफेस के ऊपर, यहाँ पर इसका निशान जो है वो ये रह गया, उसके दरम्यान में हॉलो स्पेसेस जो है वो सारी की सारी ये हैं, उसके मिनरल्स और उनकी जो इम्पोर्टेंट जो चीजें थी, सॉफ्ट जितने भी चीज वो डिसॉल्व हो गई हैं, बाकी उसके ये सारे निशानात उस रॉक के ऊपर जो है वो बन गए, उसकी बॉडी पार्ट की सारी हॉलो स्पेसेस खाली हैं, ये होता है मोल्ड। और कास्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर इस मोल्ड में, अगर इन होलो स्पेसेस में मिनरल्स जो हैं वो एड अप हो जाएं तो वो कास्ट बन जाती है। रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस होता है, इफ अगर ओरिजिनल मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो अगर किसी भी तरह के मिनरल्स के क्रिस्टल या उन चीजों से वो रिप्लेस हो जाए तो फिर वो देखें ये प्रॉपर ऐसे बॉडी पार्ट की तरह ही लगेगा, लेकिन इसमें एक्चुअल जो मिनरल्स थे उनकी बजाय बाकी सैंड या इस तरह के दूसरे मिनरल्स एड अप हो चुके हैं। पेट्रिफिकेशन क्या होती है कि अगर स्टोनी मटेरियल जो होंगे स्पेसिस वो उसमें आ जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह, इस तरीके से। सेम ये कास्ट, ये इन कास्ट बनती ही इन्हीं चीजों की डेपोजिशन से है। ये एम्बर, ये वाली टाइप आपसे येलो बॉक्स में डिस्कस की गई है कि अगर रेजन्स, सैप या इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो है वो कलेक्ट हो जाएं और उस मटेरियल में ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो जाए, तो इसको हम इस तरह की टाइप बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने कहा था कि वो उसके अंदर डिप्रेस्ड एम्बेड हो जाते हैं, ये वाली टाइप। द ऑर्गेनिज्म में बी एम्बेडेड इन सैंड, रेजन और आइस, ये वाली टाइप, इसको हम स्पेसिफिकली एम्बर कहते हैं। तो आपके लिए ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि इस टाइप से भी फॉसिल जो है वो इस तरह भी बन जाते हैं कि उनके कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, उसके इर्द गिर्द सैप या आइस जो है वो उसको ट्रैप कर ले, आइस में वो ट्रैप हो जाए, वो उसको उसके इर्द गिर्द जो है उसको प्रिजर्व कर दे, उसको कवर कर ले, या फिर फॉसिल जो है वो ओरिजिनल मटेरियल एज सच जो है वो प्रिजर्व हो जाए, तो वो ओरिजिनल बॉडी, उसमें कोई और चीज, वो कास्ट नहीं बना, मोल्ड नहीं बना, इम्प्रेशन नहीं, अगर ओरिजिनल बॉडी ही एज सच प्रिजर्व फॉर्म में मिलती है, जैसे हमें ममीज जो है ये एक एग्जांपल है ओरिजिनल मटेरियल की। पेट्रिफिकेशन, ये यहाँ पर पेट्रिफिकेशन ये एक वुड का पार्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू स्टोन, उनका जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उस वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिपॉजिट हो जाए तो वो स्टोनी मटेरियल बन जाते हैं, इसको पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। इम्प्रेशन, जैसे ये एक इम्प्रेशन नजर आ रहा है, ये फुटप्रिंट है किसी का, तो ये इम्प्रेशन होते हैं, इम्प्रिंट्स होते हैं ये। मोल्ड्स और कास्ट, ओरिजिनल बोन और शेल डिसॉल्व्स अवे, ओरिजिनल अगर बोन या शेल जो है अगर वो डिसॉल्व हो जाए और उसमें एम्प्टी स्पेसेस रह गई, तो डिप्रेशन, अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको मोल्ड बोलते हैं, जो डिप्रेशन वहां पे पड़ गए जहां से चीजें डिसॉल्व। और कास्ट क्या है कि अगर स्पेस फिल हो जाए सेडिमेंट्स से, तो उसी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनल शेप में ही वो स्पेसेस फिल अप हो जाती हैं, तो वो कास्ट कहलाती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है कि कंपैरिजन से पता चलाना ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का, और उससे
उनके अंदर बेसिकली उनके एंसेस्टर्स का पता चलाना, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज grouped in same taxonomic category bring another support to the theory of the descent with modification। ये एक दूसरे नंबर पे ये भी सपोर्टिव रोल प्ले करती है ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल द सेम स्केलेटल एलिमेंट्स मेक अप द फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ से बातें गौर से आपने करनी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं 3-4 तरह के इस एक पैराग्राफ में से। फोसिल्स वाले में से फोसिल्स की डेफिनेशन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फोसिल्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से मैंने उसकी आपको पूरी कैटेगरीज बताई हैं ताकि आप लिखते हुए गलती ना करें। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी में भी जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से कंसेप्ट्स जो हैं वो मैं आपके क्लियर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल सेम स्केलेटल एलिमेंट्स बनाते हैं ह्यूमंस के फोर लिम्स को, कैट्स के फोर लिम्ब, वेल्स, बैट्स और बाकी जितने भी मैमल्स हैं, इन सब के फोर लिम्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ स्केलेटल एलिमेंट से मिलके बने हुए। ये चीज क्या बताएगी कि इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, ये एग्जिबिट कर रही है कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स इनका कॉमन ओरिजिन हो सकता है, कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन है, तो वहीं से ही इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं फंक्शन के हिसाब से बेशक वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और ये रिजल्ट होते हैं कॉमन ओरिजिन का, कॉमन एंसेस्टर्स का। although these appendages have very different functions, ताहम इनके functions different हैं। The basic similarity of the four limbs is the consequence of descent of all mammals from a common ancestor। ये किस वजह से है? इनके एंसेस्टर्स कॉमन है, अपने एंसेस्टर से उन्होंने वो चीज इनहेरिट की है स्ट्रक्चरली, लेकिन जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहे उस तरह से उन्होंने उनसे काम डिफरेंट डिफरेंट लेना शुरू किए, इस तरीके से उनके जाहिरी तौर पे तो वो मॉडिफाई हो गए हैं और फंक्शंस अलग कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली स्ट्रक्चर्स उनके सिमिलर। इस तरह के ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। सो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट आर स्ट्रक्चरली सेम but functionally different, and such organs are as a result of common ancestry। ठीक है, ये आपने homologous organs की definition कर ली। The arms, wings, flippers and four legs of different mammals are variations on a common anatomical theme that has been modified for divergent functions। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? डाइवर्ज कहते हैं कि अगर किसी एक चीज से कोई कुछ नई चीजें, यानी फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि अगर एक स्पीशीज से दो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हो जाएं, इसको डाइवर्ज कहते हैं, कि मतलब डाइवर्ज हो जाना, उसका आगे ब्रांच आउट हो जाना, सेपरेट उसमें से मजीद चीजें निकल आना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं ये बताते हैं कि ओरिजिन कॉमन है। अब ओरिजिन कॉमन है तो एंसेस्टर्स तो कॉमन है, लेकिन ये डिसेंडेंट्स जो है ये डिफरेंट है। कॉमन एंसेस्टर से जब डिफरेंट एंसेस्टर्स इवॉल्व होते हैं तो इस तरह की एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ फंक्शंस करना लेकिन स्ट्रक्चर सेम होना उनका, इंटरनल उनके अंदर सिमिलैरिटी होना बट फंक्शन डिफरेंट करना, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। Similarly, is in the characteristics resulting from common ancestry is known as homology, and such anatomical signs of evolution are called homologous structure। और इस तरह के anatomical signs structures को homologous structures बोलते हैं। Comparative anatomy supports that evolution is a remodeling process in which ancestor structures that function in one capacity become modified as they take on new function। एवोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि जो एंसेस्टर से इवॉल्व हुई भी है चीजें, जैसे इंसेस्टर से डिसेंडेंट्स बने, उन डिसेंडेंट्स में अब मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, इंटरनल चेंजेस तो इंटरनल सिमिलैरिटीज तो उनमें है, लेकिन एवोल्यूशन एक नाम है मॉडिफिकेशंस का। आहिस्ता आहिस्ता उनमें मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं जिनसे वो जाहिरी तौर पे चीजें मुख्तलिफ लग रही हैं, काम मुख्तलिफ कर रही हैं, लेकिन बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी बता रही है कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन। अगर प्लांट्स में डिस्कस करें तो फ्लावर पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर होमोलोगस। सारे होमोलोगस है क्योंकि फ्लावर, पूरे फ्लावर को हम मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं। तो अगर ये मॉडिफाइड लीफ जो है तो सारे फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हुए हुए हैं, लेकिन बेसिकली है वो लीफ लाइक ही। दे आर कंसिडर्ड टू हैव इवॉल्वड फ्रॉम द लीव्स।
to form sepals, petals, stamens and carpels. ठीक है, तो ये सारे अब होमोलोगस ऑर्गन्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो हम उनकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस और मजीद कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं. द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल याद रखना है अपने. वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये क्या होते हैं? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्जिनल. वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे होते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, फंक्शन नहीं कर रहे. किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने एंसेस्टर से लिए हैं लेकिन उसकी ज़रूरत के लिए नहीं है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करता. और इसी लिहाज से इस तरह के ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज हैं. यू रूडिमेंट्री बोलते हैं कि इतने स्मॉल कि जस्ट निशानात के तौर पर ही कोई चीज़ मौजूद हो, बहुत ही स्मॉल. तो ये कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उनकी बॉडी में मौजूद है. वो ये बताते हैं कि इनके एंसेस्टर्स में थे और वो उन एंसेस्टर से इन्होंने इनहेरिट तो किए हैं लेकिन उससे उनको, क्योंकि वो यूजलेस है उनके लिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जस्ट एज अ वेस्टिजियल पार्ट्स उनकी बॉडी में वो मौजूद है. If any use of the organism, vestigial organs are historically remnants of structures that had important functions in ancestors but are no longer essential presently. For example, for instance, the skeleton of the whales and some snakes retain vestiges of the pelvis and leg bones of walking ancestors. तो whales और snakes में ये जो presence है पेल्विस की, फीमर की, ये जो लेग बोन्स और ये मौजूद हैं, तो ये बताती है कि इन्होंने इनहेरिट तो की हैं बट इनमें ये फंक्शनल नहीं है. ये ये वॉकिंग तो नहीं करते हैं लेकिन इनके इंसेस्टर्स जो थे, ये इवॉल्व जहाँ से हुए हैं, वो इंसेस्टर्स इनके जो थे वो चलने फिरने वाले थे, उनसे इन्होंने ये इनहेरिट की हैं बट दे आर नो मोर यूजफुल फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो अपेंडिक्स जो ह्यूमन बींग्स में भी मौजूद होती है, ये वर्मीफॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्म लाइक होती है, वर्म की तरह. इन कार्निवोर्स एयर मसल्स इन मैन, मैन में जो एयर मसल्स मौजूद होते हैं, ये सारी एग्जांपल्स है इसकी. अब यहाँ पर एक येलो बॉक्स है, इसकी तरफ आ जाए. मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. एक तो क्वेश्चन आता है होमोलोगस ऑर्गन्स, इनकी डेफिनेशन, इनकी एवोल्यूशन के बारे में. Homologous organs are functionally different but structurally alike. For example, four limbs of man, bat, horse, whale. ये जो इन सब के four limbs हैं, ये examples हैं homologous organs की, and are example of divergent evolution, or you can say that these are as a result of divergent evolution. Divergent evolution क्या है कि organisms, if organisms या if the two species are evolved from common ancestor and they show homologous organs that are functionally different but structurally alike. Evolution of such type of species is called as divergent evolution. एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस आता है. एक क्वेश्चन आता है डाइवर्जेंट और एनालोगस ऑर्गन्स की जो एवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाती है. तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट. एनालोगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जिनके फंक्शन सेम होते हैं तो हमें लगता है कि ये एक तरह के हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई के विंग्स हैं, बैट्स के विंग्स हैं, बर्ड्स के विंग्स हैं. इन तीनों के विंग्स जो हैं वो बिल्कुल हमें एक जैसे लगते हैं, फंक्शन इनके सेम है, लेकिन इंटरनली स्ट्रक्चरली ये तीनों कैटेगरी जो आपको मैंने बताई है ये इंटायरली डिफरेंट है. तो इसका मतलब क्या है कि ये इवॉल्व जहाँ से हुई है, इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं. तो अगर मुख्तलिफ एंसेस्टर्स से एवोल्यूशन हो और वो जो स्पीशीज हो वो फंक्शनली सिमिलैरिटीज शो कर रही हों, उनके स्ट्रक्चर्स में फंक्शनली सिमिलैरिटीज हों, तो उनको हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से इनके ये स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए. और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं. Analogous organs are functionally alike but structurally different. For example, wings of the bat, birds and insects are examples of convergent evolution. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहते हैं, किसको हम बोलते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं व्हेन स्पीशीज विद डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स हैव डेवलप्ड सिमिलर फीचर्स. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशी फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स and such species develop similar functions. So students, convergent और divergent evolution, यहाँ पर एक दफा ये राइट किया है. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या जो ऑर्गन्स हैं
वो होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन बट मे बी यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। ये ह्यूमन, डॉग्स, बर्ड्स, व्हेल्स, उनके आप फोर लिम्स देख लें, उन सब में ये देखें, ये व्हेल के भी ये फोर लिम्ब में उसमें देखें, इसी तरीके से ये ह्यूमंस की तरह यूज। अब ये किसके रिजल्ट में होते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पर देखें, एक ट्री की फॉर्म में अगर हम एक लाइन इसकी ड्रा करें, पेरेंट स्पीशी है, उसमें से दो नई स्पीशीज इवॉल्व हुई। अब स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, इन स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगी लेकिन इनके फंक्शन मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये जो फोर लिम्स हैं सब मैमल्स के, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से ही इवॉल्व हुए, मतलब ओरिजिन कॉमन है और होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन ओरिजिन से होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर्स दैट लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट ओरिजिन्स बिकॉज दे लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, आपने फंक्शंस का जिक्र करना है, आपकी बुक में इसी तरीके से बताया गया। अब दे आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जैसे ये बैट के विंग्स हैं, ये बर्ड्स के विंग्स हैं। अब देखें टोटली स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ये इंटरनली, यहाँ पे देख लें इसका इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंसेक्ट है, इसके विंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शनली अलाइक हैं। क्यों फंक्शनली अलाइक हैं? बिकॉज दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? व्हेन डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो होती हैं उनसे मुख्तलिफ जो होते हैं वो स्पीशीज जो है वो जन्म लेती हैं, और उनके अगर स्ट्रक्चर जो है जो मुख्तलिफ एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हुई जो स्पीशीज हों, अगर उनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे फंक्शन की वजह से एक जैसे नजर आना शुरू हो जाए तो उनको हम बोलते हैं कि दीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बट दीज स्ट्रक्चर्स आर एनालोगस स्ट्रक्चर। में सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? व्हेन टू स्पीशीज और पॉपुलेशंस इवॉल्व टू बिकम मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब दो पॉपुलेशंस इवॉल्व हो जाएं और दो अलग अलग पॉपुलेशंस बन जाएं लेकिन एंसेस्टर उनका कॉमन हो, बट यहाँ पर आप लिखिएगा बट हैव द कॉमन एंसेस्टर, such species are as a result of divergent evolution. The evolution of homologous structures is always an example of divergent evolution. Common ancestor, उससे ये दो स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो गई। आप जस्ट इस तरह की एक लाइन ड्रा करके इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन व्हेन टू स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन इवॉल्व टू बिकम मोर सिमिलर टू ईच अदर। आप क्या कहेंगे कि व्हेन टू स्पीशीज और पॉपुलेशंस evolve from different ancestors and share similar functions। ये इस तरीके से आप डिफाइन कर देंगे। एनालोगस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और डिफरेंट पेरेंट्स हैं, स्पीशीज जो हैं उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर फंक्शंस उनके सिमिलर। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, मतलब एम्ब्रियो की स्टडी से पता चलता है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। For example, all vertebrate embryos go through a stage in which they have gill pouches on the side of their throats. Early embryonic stages पे जितने भी ये बेसिकली एम्ब्रियोज हमें मिलते हैं वर्टिब्रेट्स के, उन सब में गिल पाउच होती है। At embryonic stages of development, the similarities between fishes, frogs, snakes, birds, mammals, and all other vertebrates are much more apparent than differences. जैसे जैसे वो जितने भी वो अर्ली स्टेज पर हम उनको देखेंगे उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनमें सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी और वो फिर बिल्कुल ही अपनी अपनी जो जिस टाइप का वो एम्ब्रियो है वो उसी जिस स्पीशी का वो एम्ब्रियो वो उसी की तरह से फिर वो उसमें चेंजेस हो जाते हैं। बट अर्ली स्टेज पे वो सारे बिल्कुल एक जैसे हमें नजर आते हैं, हमें जाहिरी तौर पे फर्क नहीं पता चलता ये स्नेक का एम्ब्रियो है, ह्यूमन का एम्ब्रियो है, फ्रॉग का है, फिश का है, किसका है। As development progresses, the various vertebrates diverge more and more. तो मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ज क्या होता है कि चेंजेस आ जाना, एक कॉमन चीज से जब निकलना तो उनमें चेंज आ जाना, तो डाइवर्ज हो जाते हैं। टेकिंग ऑन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर क्लासेस। In fish, for example, the gill pouch develop into gills. In terrestrial vertebrates, these embryonic structure become modified for other functions. टेरिस्ट्रियल में वो मॉडिफाई हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो या जितने भी बाकी ये जो जिनमें एयर
बन डेवलप हो जाते हैं, उनमें क्या बन जाती है, वो गिल पाउच जो है यूस्टेकियन ट्यूब बन जाती है। यूस्टेकियन ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल एयर विद द थ्रोट, ये गले के साथ मिडल एयर का जो है वो कनेक्शन होता है यूस्टेकियन ट्यूब, उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग स्ट्रक्चर्स, इससे हमें होमोलोगस ऑर्गन्स जो है उनका पता चलता है, such as gill pouches that become so altered in later development that their common origin would not be apparent by comparing their fully developed form. अब अगर हम ह्यूमन बींग्स में हम एयर को देखें और एयर में यूस्टेकियन ट्यूब को देखें तो हमें यहाँ पे देखते ही हमें पता ही नहीं चल सकता कि क्या ये वाकई ही अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये गिल पाउच थी, उससे ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये हमने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी की तो उससे हमें पता चला। ये अर्ली एम्ब्रियोज आप सबके देख लें, सब में आपको एक ही जैसे ये एम्ब्रियोज जो है वो मिल रहे हैं। ये टर्टल का है, ये माउस का है, ये ह्यूमन का है और ये चिक का है। अब ये सारे बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इनमें कोई वाजे ज्यादा फर्क जो है वो नहीं नजर आ रहा। Last evidences of molecular biology, evolutionary relationships among species are reflected in their DNA and proteins, in their genes and gene products. इनसे भी हमें सिमिलैरिटीज का पता चल जाता है कि अगर सेम जीन्स हो, जीन प्रोडक्ट सेम हो, यानी प्रोटीन सेम हो, डीएनए में सिमिलैरिटी हो, तो ये हम कहते हैं कि इनका ओरिजिन कॉमन। If two species have genes and proteins with sequence of monomers that match closely, the sequences must have been copied from a common ancestor. For example, a common genetic code brings evidence that all life is related. जो कॉमन जेनेटिक कोड है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो ये बताता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड है और सबका एंसेस्टर कॉमन है। जेनेटिक कोड क्या होता है? दिस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये जेनेटिक कोड वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, जैसे ये है CAG, ये जिनको हम कोडोन्स की फॉर्म में रीड करते हैं, 3 का सीक्वेंस से हम कहते हैं ये एक कोडोन है, ये AAT ये एक कोडोन। तो ये जेनेटिक कोड क्या होता है? बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, जो 3 कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम एक कोडोन के तौर पे रीड करते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इससे इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक अमीनो एसिड के लिए होती है। अच्छा, molecular biology has provided strong evidence in support of the evolution. Molecular biology ने भी strong evidence जो है वो evolution की support में वो पेश की है as a basis for the unity in diversity of the life. The life की unity और diversity को जो है वो molecular biology बहुत अच्छे तरीके से explain करती है। Similarly, taxonomically remote organisms such as जितने भी कदीम जो पुराने जो प्री हिस्टोरिक टाइम के या जितने भी हम पीछे चले जाएं बैक हिस्ट्री में जाएं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया हैव सम प्रोटीन्स इन कॉमन। जितने भी इनमें फर्क है, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा मॉडिफाइड जो है वो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें और बैक्टीरिया में भी देखें तो कुछ प्रोटीन्स कॉमन मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन ये सेम है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं। फॉर इंस्टेंस साइटोक्रोम सी, जैसे ये साइटोक्रोम सी दैट इज अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन, इट इज फॉर्म्ड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज। तो ये सब हर तरह के एरोबिक बैक्टीरियाज में भी ये मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में मौजूद है, ह्यूमन में भी मौजूद है। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटीज हैं वो कॉमन ओरिजिन की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर ये एक जेनेटिक कोड आप देख लें, ये जेनेटिक कोड एक माउस का है। अब इसमें देखें जस्ट ये डार्कर जो कलर की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जस्ट इनमें फर्क है, बाकी सारी उसी की तरह से हैं, ये सिमिलर हैं। बस ये जी यहाँ पर टी था तो इधर जी आ गया है, यहाँ पर जी है उधर सी था, 2 3 4, तो इतने सारी न्यूक्लियोटाइड्स में से सिर्फ ये 4 चेंज है। सेम चिकन में देख लें, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो हैं उनमें थोड़ी सी चेंजेस जो हैं ये हैं, बाकी सारी बाकी ढेर सारी जो है वो सिमिलैरिटीज हैं। तो ये जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड में जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं वो उतने ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, अलाइक हैं और ये कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंसेस, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स में डिफरेंसेस और फोसिल्स की फॉर्मेशन, उनकी डेफिनेशंस और ये सारी एविडेंसेस जो हैं इनको शॉर्ट एमसीक्यूज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने